हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज महेंद्रगिरी टू बी द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ ओडिशा। तो महेंद्रगिरी नाम का एक पहाड़ है जो कि साउदर्न ओडिशा में है। उसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उड़ीसा स्टेट का होगा, उसके लिए प्रपोज किया है टू द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बेसिकली। ओके। और इसके साथ साथ आज भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड कितना यूनेस्को के जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब इंटरनेशनली कितना रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया ने कितना अब तक नॉमिनेट किया है उसके लिए। ओके, सो मूविंग। तो ये वाला आर्टिकल आपका 30 मार्च 2021 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया था 30 मार्च 2021। डाउन टू अर्थ में आपका आया हुआ था कि द महेंद्रगिरी हिल्स हॉस्टल, महेंद्रगिरी क्या बनने वाला है, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं, एक फोटो है, डाउन टू अर्थ में आया हुआ था। ठीक है, थोड़ा महेंद्रगिरी के बारे में जानते हैं, क्या है, कहाँ पे है एंड ऑल। सो महेंद्रगिरी आपका गजपति डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा में है, साउदर्न ओडिशा में है ना। गजपति डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, गंजाम से निकल के बना हुआ था। ठीक है, जो कि आपका महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जो थे उनके नाम पे ही हुआ है, उनका डायनेस्टी गजपति डायनेस्टी था। ठीक है, तो उसके नाम, उनके नाम पे हुआ है। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन ओडिशा, modern Odisha. So I'll make a video on him also. Okay, he was the first prime minister of Odisha. जब Odisha became a separate British province in 1936, उत्कल दिवस अभी मनाया हम recently 1 अप्रैल को। तो उसके बाद initially before election he was the that time they used to be called, the post was prime minister. Okay, election के बाद जब हुआ उसको chief minister बोले, लेकिन इलेक्शन से पहले जो भी हेड ऑफ द स्टेट होते थे, बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन से, उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था तभी। ठीक है, सो दैट वाज देयर। ओके, टेल मी हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, इंडिपेंडेंट ओडिशा। ओके, द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट has proposed a second vice reserve in the southern part of the state at Mahendragiri to the union environment ministry. Okay, the area of the proposed Mahendragiri biosphere reserve is around 470 around 4.7 lakh hectare, you can remember like that, 4.7 lakh hectare है ना। एक हेक्टर कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर मीटर होता है, 100 इंटू 100, 100 मीटर का अगर दो तरफ है ना, लेंथ एंड ब्रेथ, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर इज 1 हेक्टर। ओके, तो इस हिसाब से लगा लो आप 4.7 लाख हेक्टर्स इन स्प्रेड ओवर गजपति डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न घाट्स। तो कहाँ पे है, हमने पढ़ा गजपति डिस्ट्रिक्ट, याद रिमेंबर दिस। The hill ecosystem acts as a transitional zone between the flora and fauna of southern India and the Himalayas. मतलब इसको हम क्यों बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसका क्या जो उसका क्राइटेरिया है वो मैच कर रहा है क्या, इसमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ठीक है, सो द हिल इकोसिस्टम जो महेंद्रगिरी है, दैट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ सदर्न इंडिया एंड द हिमालयज। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स है, फौना मतलब जो एनिमल्स है। ठीक है, तो जो सदर्न इंडिया के हैं और जो हिमालयज सिस्टम है, ठीक है, उसके ट्रांजिशनल जोन जैसा ये काम करता है। आपको पता होगा जो ईस्टर्न घाट सिस्टम है वो दैट बिगिंस फ्रॉम दी उड़ीसा, राइट। तो उड़ीसा से स्टार्ट होता है, और आपका जो हिमालयन जोन है, आपको जो स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर वगैरह से, फिर जाके आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये सबसे खत्म होता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल से अगर आ जाएंगे आप, है ना, तो बांग्लादेश भी उसमें आता है ऐसा। तो वो जो फ्लोरा एंड फना है काफी हद तक ट्रांजिशनल जोन जैसे काम करता है। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला रीजन है। तो सो महेंद्रगिरी इज ऑल्सो एक्ट्स एज ए ट्रांजिशनल जोन। ना द तो अगर ये सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब पहले उड़ीसा में एक पहले से ही है, तो कौन सा है वो, जो 5569 स्क्वायर किलोमीटर का सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा आई बिलोंग टू मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सो उड़ीसा में वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना उड़ीसा का। ठीक है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को कब इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, 1996 में। और उसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में कब आया, 2009 में। ठीक है, रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी महेंद्रगिरी न्यूज में है, तो सिमलीपाल ऑल्सो कैन बी आस्क्ड। और सिमलीपाल भी अभी न्यूज में था, जो आग लग गया था वहां पे, राइट, अभी कुछ ही दिन पहले ही वहां पे आग लग गया था सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या और भी इंक्लूडेड है, उसमें एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, एसटीआर बोलते हैं। एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के वाला सिमलीपाल नेशनल पार्क इज आल्सो देयर, राइट। तो बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया होता है, उसको आइदर वो नेशनल पार्क होता है या आपका सेंचुरी रहता है। ठीक है,
तो हम बाद में एक वीडियो बना देंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, और उड़ीसा के जितने भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व तो एक ही है, और सेंचुरीज भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना, तो कितना स्क्वायर किलोमीटर का है, 5569 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और कब रिकॉग्नाइज, इंडियन गवर्नमेंट ने कब उसको नॉमिनेट किया था, है ना, एज ए टेंटेटिव का मतलब नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को 1996 में हुआ था, और यूनेस्को ने कब उसको रिकॉग्नाइज किया, 2009 में। तो यूनेस्को का जो है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, मैप जिसको बोलते हैं, वो कब लॉन्च हुआ था, 1971 में, ठीक है। तो 1971 में लॉन्च हुआ था यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, यूनेस्को का और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम है, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो 1972 में आया था। 1971 में और भी एक फेमस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था वेटलैंड्स के लिए, रामसर साइट्स, ठीक है। उड़ीसा में भी एक रामसर साइट है, कौन सा, चिलिका है, राइट। चिलिका was the first Ramsar site from India to be included in the that Ramsar sites program, ठीक है। So moving to the next slide, या तो महेंद्रगिरी का सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे थे। पहले तो हमने देखा कि उस एक ट्रांजिशन जोन है, उसके अलावा बोल रहे हैं यहाँ पे जो एक्चुअली महेंद्रगिरी में एक बहुत सारा हिस्टोरिकल चीज भी है, मैथोलॉजिकल चीज। तो बेसिकली ये एक टेंटल लिस्ट में था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम अलग है, ये मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, दैट इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि एट सम टाइम द प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ महेंद्रगिरी, तो वहाँ पे बहुत सारा एंशिएंट टेंपल्स है, कुंती, भीमा, अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड ऑल, एंड ऑल्सो मतलब जो मैथोलॉजी बोलता है कि यहाँ पे परशुराम जी भी थे, है ना, तपस्या करते थे पहले, अभी भी है, ऐसा बोला जाता है। तो दैट वाज देयर। सो इसको अभी भी टेंटली लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, ऑल्दो इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, बट इट वाज देयर, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है महेंद्रगिरी का। So that's why it is easy to declare it as a biosphere reserve also. That was the second reason. पहला बोल दिया कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयन एंड आपका जो सादर्न फ्लोरा एंड फौना है। देन यहाँ पे पीवीटीजी भी रहते हैं। पीवीटीजी क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है सोरा, ठीक है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी रहते हैं, है ना, 13, राइट, 13 आई थिंक पीवीटीजी है उड़ीसा से, कोई भी स्टेट में सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। आप मुझे बताओ इंडिया में कितने पीवीटीसी ग्रुप हैं, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका था। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ऑल ओवर इंडिया में कितना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। सो सोरा पीपल महेंद्रगिरी में रहते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द प्रपोज्ड महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो जो अभी प्रपोज किया गया है, कितना महेंद्रगिरी में कितना एरिया है, महेंद्रगिरी में डाइवर्स वेजिटेशन, ठीक है। द रिच फ्लोरा इन महेंद्रगिरी रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ रिपोर्टेड फ्लोरा ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा में जितना भी फ्लोरा है, मतलब जितना टाइप का प्लांट्स है ना, डिफरेंट वेराइटीज का, उसमें से 40% यहीं पे दिख जाता है महेंद्रगिरी में, है ना। जो कि अराउंड 1358 स्पीसीज है, ठीक है, अब तक जो भी वहां पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो 40% ऑफ ओडिशाज फ्लोरा फाउंड इन महेंद्रगिरी। एंड फोना जो डाइवर्सिटी है कितना है, फोना मतलब जो एनिमल्स, अराउंड 388 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड, 388 स्पीसीज, मतलब उसमें आपके रहेंगे ममाल्स, बर्ड्स, है ना, और सब सारा तरह का मिला के एनिमल किंगडम में जितने सारे हैं सब मिला देंगे तो 388 वेराइटीज वहां पे, 388 स्पीसीज वहां पे दिखते हैं। कहाँ पे, जो प्रपोज महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कितना, उसका एरिया वहां पे कितना लिखा था, 4.7 लाख हेक्टेयर्स, राइट। और सिमिलर का कितना था, 5500 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, ओके। Also, out of the 41 species of threatened medical plants found in Odisha, as per the International Union for Conservation of Nature, 29 are found in the biosphere reserve area, ठीक है। तो जो 41 थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे 40% तो हमने पहले पढ़ लिया कि 40% प्लांट वैरायटी है उड़ीसा का महेंद्रगिरी में, तो आउट ऑफ 41, तो उड़ीसा में 41 थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। उसमें से थ्रेटेंड कैटेगरी जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, है ना, उसका जो थ्रेटेंड क्लासेस में थ्रेटेंड कैटेगरी में इंक्लूडेड है 41 स्पीसीज, उसमें से 29 यहाँ पे मिलता है ना। सो इट वाज देयर, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द डाटा यू कैन रिमेंबर। तो क्यों मतलब महेंद्रगिरी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसके लिए वो पॉइंट्स बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 40% एक फ्लोरा हो गया, जो कि अराउंड 1300 समथिंग स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज अराउंड 400 के आसपास आपका एनिमल स्पीसीज है ना। और थ्रेटेंड प्लांट, मेडिसिनल प्लांट जो ओडिशा में 41 मिलता है, उसमें से 29 यहीं पे ही है,
है ना। तो ये सब रीजन दे दिया, और ऊपर से पहले से टेंटेटिव लिस्ट में ही है, और पीवीटीजी ग्रुप यहाँ पे रहते ही है, ठीक है। ओके, तो यस, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस क्या है, जो हिस्टोरिकल नेचुरल के साथ साथ जो माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, हमारे जो पुराना रामायण में है ना, पुराना रामायण में बोला गया है कि यहाँ पे परशुराम, जो भगवान परशुराम है, जो कि दशावतारम में आते हैं, है ना। तो दशावतार स्तोत्र जो आपके कौन लिखे थे, जयदेव गोस्वामी, जगन्नाथपुरी में रहते थे, है ना, जो कि गीतो गोविंद लिखे गए हैं। उस गीतो गोविंद का एक बुक का नाम है दशावतार, वहां पे परशुराम का नाम भी आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कौन कौन 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, जो 10 अवतार हैं कौन कौन है, बता सकते हैं आप सीरियली, ठीक है ना। परशुराम जो थे, वो यहाँ बता गया है कि वो रामायण में कि ये यही जो महेंद्रगिरी पर्वत है, यहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, जब भगवान राम ने जो भगवान शिवा का धनुष था उसको तोड़ा था, जब श्वेता मदर सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पे शिव धनु वहां पे तोड़े थे वो, है ना। शिव धनु का नाम क्या है, पिनाक ना। 3 इंपोर्टेंट धनुष हैं जो कि हमारे पुराण में फेमस है, भगवान शिव का पिनाक धनु, और अर्जुन का गांडीव धनु, है ना, और आपका भगवान विष्णु का सारंग बोलते हैं, है ना, सारंग धनुष। तो ये 3 बहुत फेमस थे। अच्छा, मुझे बता सकते हो क्या भगवान जो कृष्ण है उनका जो गदा का नाम क्या है, बता सकते हो क्या? ठीक है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ कुंती, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, ये सब यहीं पे मिलता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका कुंती टेम्पल का फोटो है यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। तो कुंती टेम्पल में जो डेटी है, शिव जी का डेटी है वहाँ पे। शिवा इज नॉन एज यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उनको, गोकर्णेश्वर, गोकर्णेश्वर बोलते हैं, जो कि कुंती टेम्पल में है, ठीक है। कुंती देवी वहां पे उनको वर्शिप करते होंगे शायद, इसलिए जो भी है शिव जी को। सो द यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल इसलिए क्या होगा, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पे काफी भीड़ होता है आपके महेंद्रगिरी में। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द सिग्निफिकेंस, हमने पहले पढ़ लिया। तो पहले हमने पढ़ा यहाँ की ये ट्रांजिशन जोन है, और यहाँ पे बहुत सारा जो फ्लोरा एंड फोना स्पेसिस है, और बहुत सारे थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स है। देन इसका हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। नाउ, तो इसको क्या है, सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट हैड रिसेंटली अर्ज्ड द ओडिशा गवर्नमेंट टू सेंड एन अर्जेंट प्रपोजल टू द सेंटर। तो 2011 से ही ये लोग प्रपोज करते आ रहे हैं, ठीक है। और ओडिशा एक कमेटी भी बना हुआ था, जिसने कि 2014 में भी प्रपोज किया कि हाँ, दिस थिंग इज एलिजिबल, महेंद्रगिरी इज एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस वाइस रिजर्व स्टेटस, और इसको देना चाहिए, ठीक है। उसमें से सबसे जो उसको लीड कर रहा था वो है जो ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी। ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक वर्कशॉप बनाया, वर्कशॉप का एक रिपोर्ट बनाया, जिसका टाइटल था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ महेंद्रगिरी हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो ओडिशा एनवायरमेंट सोसाइटी है, इसने क्या किया, ओडिशा गवर्नमेंट को प्रपोज किया या रिक्वेस्ट किया बोल सकते हो, अर्ज किया कि यू प्लीज प्रोटेक्ट दिस महेंद्रगिरी साइट, ओके। और उसके लिए एक रिपोर्ट भी बनाया उन्होंने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ महेंद्रगिरी हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ओडिशा एनवायरमेंट सोसाइटी क्या है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है। ऑब्वियसली सोसाइटी एक्ट में बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है 1860 सोसाइटी एक्ट। तो वह फाउंड कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ड्यूरिंग द नेशनल सेमिनार ऑन एनवायरमेंटल स्टडी एंड फॉरेस्ट एजुकेशन हेल्ड एट फुलवाणी। फुलवाणी आपको पता है कंधमाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो वहां पे 1982 में एक सेमिनार हुआ था, जिसका नाम था एनवायरमेंटल स्टडी एंड फॉरेस्ट एजुकेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी एंड फॉरेस्ट एजुकेशन नाम का एक सेमिनार हुआ था नेशनल लेवल का। तो उसके बाद वहीं पे फुलवाणी में ही ये रजिस्टर हो गया ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी, ठीक है। तो एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है वो। तो उन्होंने एक बेसिकली वो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाया उन्होंने और ओडिशा गवर्नमेंट को प्रपोज किया। तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। हु इज द करंट यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो महेंद्रगिरी जो है, और क्या सिग्निफिकेंस है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा है, ठीक है। तो दिस इज आपका जो ईस्टर्न घाट्स में, घाट्स का ही पार्ट है महेंद्रगिरी, ठीक है। उसका अल्टीट्यूड कितना है, मतलब हाइट कितना है, 1501 मीटर, ठीक है। 1500 मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास उसका पीक है, मतलब हाइट है। और इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा। महेंद्रगिरी अगर बोलेंगे सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा महेंद्रगिरी है, और हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा तो कौन है, देवमाली। देवमाली जो कि कोरापुट में है। महेंद्रगिरी हमने पता कहाँ पे, गजपति में है, और देवमाली कहाँ पे है आपका, कोरापुट में, ठीक है। कोरापुट भी वही साउदर्न ओडिशा में ही है। तो जिसका हाइट कितना है, 1672 मीटर, है ना। और उसी के थोड़ा अगर नीचे जाएंगे, आंध्र प्रदेश का अराकू वैली आता है, अराकू वैली, जहाँ पे आपका अभी जीआई टैग में मिला है। वहाँ पे कॉफी कॉफी काफी होता है, कॉफी का
खेती हो रहा है, ठीक है, अराकू वैली। तो वहां पे एक जिंधागढ़ा करके पिक है, वो पिक का नाम क्या है, जिंधागढ़ा, ठीक है। तो दैट वाज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो तीन यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स पूछेगा तो जिंधागढ़ा, दैट इज अराकू वैली आंध्र प्रदेश, उसका अल्टीट्यूड है 1690 मीटर। उसे थोड़ा सा छोटा, कितना 18 मीटर जस्ट छोटा है, देवमाली। तो वो ओडिशा का हाईएस्ट पीक है, और ओडिशा का सेकंड हाईएस्ट है महेंद्रगिरी, ठीक है। अच्छा, जो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, कौन बता सकता है वेस्टर्न घाट्स का? डोडा बेटा है कि ओनाईमुड़ी है? ओनाईमुड़ी, ओके। ओनाईमुड़ी जो कि तमिलनाडु में है। तो दैट वाज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अगर पूछेगा हाईएस्ट पीक ऑफ योर नीलगिरी, तो आपका होगा डोडा बेटा। दोनों ही तमिलनाडु में है। तो ये सब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को मतलब क्वेश्चन बन सकता है ना। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी हमेशा क्वेश्चन में आता है। जिंदागढ़ा ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, आंध्र प्रदेश का जो है। तो ये आंध्र प्रदेश का भी हाईएस्ट पीक है, और पूरा वेस्ट ईस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक है ना। और देवमाली उड़ीसा जो है कोरापुट में, वो उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। काफी लोग जानते हैं कि देवमाली ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, दैट वाज रॉन्ग। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ये मतलब जिंदागढ़ा नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट देवमाली। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू। कभी कभी महेंद्रगिरी भी ऑप्शन में रहता है, ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं रहता है। बाकी सारा वेस्टर्न घाट्स का कोई हिमालय का डाल देंगे, तो उसी हिसाब से करना, ठीक है। अगर तीनों ही ऑप्शन में, तो जिंदागढ़ आएगा, उसके बाद देवमाली, उसके बाद महेंद्रगिरी, ओके। सो दैट वाज देयर। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप एक फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे देवमाली का एक फोटो है यहाँ पे, जो कि कोरापुट में है, 1672 मीटर्स का। और जिंदागढ़ा और अराकू वैली आंध्र प्रदेश में 1690 मीटर। तो दीज आर सम ऑफ द पिक्स। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं आपका क्या बोलते हैं, अ, किधर है आपका, गूगल मैप में एक बार देख सकते हैं गजपति कहाँ पे है। ओके, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का पूरा बॉर्डर ही है ना, ईस्टर्न घाट्स का। तो यहाँ पे ये गजपति डिस्ट्रिक्ट है। गंजाम, आपको पता है गंजाम वाज द लास्ट आपका कोस्टल एरिया इन उड़ीसा, उसका आंध्र प्रदेश चालू हो जाता है। तो वहीं से गजपति निकला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। इसको अगर मैं सैटेलाइट पे डालूं, वो यस। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, कुंती टेम्पल, युधिष्ठिर टेम्पल, ये सब यहाँ पे है कहाँ पे, महेंद्रगिरी पर्वत में, जहाँ पे लोग विजिट करते हैं मेनली शिवरात्रि के टाइम में। कुंती टेम्पल, भीमा टेम्पल, धर्मराज, युधिष्ठिर टेम्पल, राइट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अलेखा संप्रदाय दैट इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट। उड़ीसा में जो कि ओरिजिन हुआ था, महिमा संप्रदाय को अलेखा बोलते हैं, ठीक है। तो महेंद्रगिरी आश्रम है यहाँ पे, कुंती टेम्पल देख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी फिट कैंडिडेट टू बिकम ए बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। तो दिस इज द थिंग। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है। तो पूरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, गजपति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे आएंगे, अराकू वैली आ जाता है। अराकू वैली में, अराकू वैली बेसिकली, जहाँ पे आपका जिंदागढ़ा फोर्ट है, सो यू हैव सीन दैट। तो क्योंकि हम थोड़ा वेस्टर्न घाट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हाईएस्ट पीक एंड ऑल, तो थोड़ा मैं ये फिगर इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तो जो कि आप देख सकते हैं, अगर पूछेगा ईस्टर्न घाट्स कौन सा स्टेट से पास कर रहा है, यू कैन राइट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स पूछेगा तो कौन सा स्टेट, ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वेस्टर्न घाट्स कौन सा स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स हमने देख लिया, वेस्टर्न घाट्स बताओ। और कभी कभी एक्चुअली ये क्वेश्चंस भी आता है कि सीरियली आप बताओ कि, ऑफ कोर्स यूपीएससी में आता है, ओपीएससी में आने का चांसेस कम है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, गरजट हिल, ओडिशा हिल्स, गरजट हिल्स। अगर ओडिशा से अगर स्टार्ट करते हैं, ओडिशा हिल्स के बाद आपका गरजट हिल्स है, नयागढ़ हिल्स। ये नॉर्दर्न सिरकार देख रहे हैं, सिरकार। एक्चुअली सरकार को अंग्रेज लोग सिरकार बोलने लगे। सरकार जो पहले शेरशाह सूरी के टाइम में, सूर्य डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के टाइम में सरकार बोलते थे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ पे 3 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो ये कोस्टल एरिया है, गंजाम वाला एरिया में, है ना, महानदी और गोदावरी के बीच में जो कोस्टल एरिया है, प्लेन एरिया, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। जैसे यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, तो उड़ीसा वाला प्लेन को बोलते हैं उड़ीसा प्लेन या नॉर्दर्न सिरकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिरकार कहाँ से आया, सरकार से, ठीक है, वो छोड़ो। उसके बाद नलामला फॉरेस्ट रेंज है, बेनुकोंडा, है ना, नॉर्थ से साउथ याद रखो, नॉर्दर्न सिरकास, नल्लामल्ला, वेनुकोंडा, उसके बाद पालकोंडा, नगरी, जावड़ी, सेवरोय। ये एक बार आया था अरेंज करने के लिए नॉर्थ से साउथ, है ना, पालकोंडा, नगरी, जावड़ी, सेवरोय। उसके बाद है पंचईमलाई, सिरुमली, पलानी, वरुसनाथ, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, मैंने जो डिस्कस किया था दोडा बेटा एंड अनायमुड़ी जो कि आपका क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, और डोडा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। ठीक है, तो दैट वाज देयर। तो ये हमने देख लिया, तो एक बार देख लेना ये PMFIS एक्चुअली बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। अगर आप कुछ भी ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ भी इमेज और नोट्स देखना चाहते हो, वी कैन फॉलो दिस pmfis.com. इट्स वेरी नाइस, नाइसली दे हैव गिवन दिस थिंग्स। ओके ओके, नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? तो हमने तो पढ़ लिया कि हाँ महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बन रहा है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है क्या? यूनेस्को ने कुछ क्राइटेरिया दिया होगा कौन बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है, कि हाँ दिया है। तो हमने पहले भी पढ़ चुका था कि यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB जिसको बोलते हैं, 1971 में स्टार्ट हुआ था। ओके, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन बता सकता है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये जो UN का सारा जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर याद रखना बहुत जरूरी है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सी यूनाइटेड नेशंस का मोस्ट ऑफ द जो यूनाइटेड नेशंस का एक वीडियो बना देंगे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, यूएन का हेडक्वार्टर आपको पता है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नाउ यूनेस्को अगर पूछेगा तो कहाँ पे, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, तो वो है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव parts of natural and cultural landscapes extending over large area of terrestrial or coastal or marine ecosystems और एक कॉम्बिनेशन thereof। तो ये नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप होता है ना, बड़ा एरिया में होना चाहिए, और टेरेस्ट्रियल हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, और कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम हो सकता है, कोस्टल एरिया मरीन इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो और क्या होगा, बायोस्फीयर डेजिग्नेटेड टू डील विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिकाउंसिलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्यों डेजिग्नेट किया जाता है? तो पर्पज है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम है। द क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत सारा इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू भी होता है, तो वो सबको कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो पहले तो बोल दिया कि नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप होना चाहिए, है ना, और दैट कैन बी टेरेस्ट्रियल कोस्टल, है ना, और बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द स्पेशल एनवायरनमेंट्स फॉर बोथ पीपल एंड नेचर। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? तो नेशनल पार्क और सेंचुरी जो होता है उसमें ह्यूमंस को, जो वहाँ पे रहते हैं लोकल ट्राइब्स, है ना, और ह्यूमन पॉपुलेशन, उनको वहाँ पे पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, सो ह्यूमन बींग्स को ही पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दे रिकॉग्नाइज इट, है ना, एंड दे आल्सो नीड टू बी कंजर्व, दे आर जो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो प्रैक्टिस है ना, वो सबको कंजर्व करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द स्पेशल एनवायरनमेंट्स फॉर बोथ पीपल एंड द नेचर एंड आर लिविंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व, कैसे ह्यूमन बीइंग्स और नेचर कैन कोएग्जिस्ट व्हाइल रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड्स। ठीक है, इनका कुछ कुछ गलत प्रैक्टिस भी होता है, जैसे कि जूम कल्टीवेशन जो बोलते हैं ना, कि आग लगा देना जब सूख जाता है सब, है ना, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको जूम भी बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो दैट वाज एक्चुअली, उनको अगर बताएंगे, उनको एक अच्छा लाइवलीहुड दे देंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया अराकू वैली में कॉफी कर रहे हैं कल्टीवेशन, तो वो लोग और दूसरा चीज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जमीन को आग लगाना है, जंगल को, वो चीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रेगुलर खेती उनको मिल रहा है, रेगुलर आपको क्या बोल रहा है, लाइवलीहुड एक्टिविटी मिल रहा है। सी कॉफी पेड़ एक ऐसा पेड़ है, पहले तो 1-2 साल उसको लगाना पड़ता है, लेकिन हर साल वो क्या करता है, आपका देता रहता है कॉफीज। ठीक है, तो उनके अच्छा वहां पे लाभ, मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अराकू वैली में। तो इसी तरह का कुछ उनको लाइवलीहुड एक्टिविटी अगर देते हैं हम, ट्राइबल लाइवलीहुड को, तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे। जैसे वो लोग भी क्या काम करते हैं, जो सूखा पत्ता वगैरह होता है उसको भी तोड़ देते हैं, मतलब उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ज्यादा जो आग होता है स्प्रेड नहीं करता उससे। तो दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स, है ना, तो जो कि हमें तो पता नहीं रहता वो सिग्निफिकेंस, तो बायोस्फीयर रिजर्व में वो चीज किया जा रहा है। तो ह्यूमन बींग्स और नेचर को जब कोएग्जिस्ट करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अच्छे से कंजर्व हो सकता है। ठीक है, सो दैट वाज द पॉइंट फॉर दिस बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, हमने तो पढ़ा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बना रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या है? तो साइट मस्ट कंटेन एन इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया। तो एक कोर एरिया उसका होना चाहिए जो कि इफेक्टिवली उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा एक कोर एरिया होना चाहिए। जनरली कोर एरिया जो आपका नेशनल पार्क होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। ठीक है, द कोर एरिया शुड बी टिपिकल ऑफ ए बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड लार्ज एनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशंस रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। तो फूड चेन में अगर आप पढ़े होंगे एनवायरमेंट में, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होता है, प्राइमरी
सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स वगैरह, उसके बाद जो आपका वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका कार्निवोर्स होते हैं, राइट। तो ये सब होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ऑल सारा ट्रॉफिक लेवल जैसे सस्टेन कर जाए ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक बड़ा बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल यूनिट जैसा काम करना चाहिए, इकोसिस्टम, है ना। ऑल ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम कब होगा, जब पूरा एक साइकिल पूरा हो जाए, ठीक है। आपका प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपका जो क्या होते हैं बाद में डिकम्पोजर्स। तो ये साइकिल कंप्लीट होता है, एनर्जी साइकिल, फूड चेन बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। ओके, द मैनेजमेंट अथॉरिटी, द मैनेजमेंट अथॉरिटी टू एंश्योर द एनवायरनमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर में लोकल कम्युनिटी का इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको लेके ही हमें कंजर्वेशन करना है, एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन। तो जो आपका फॉरेस्ट अथॉरिटीज होते हैं और मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं वहां पे, तो दे शुड एंश्योर दैट इन द कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू ब्रिंग वैरायटी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो उनका पहले से, बिकॉज वो लोग वहां पे कोएग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स के साथ, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है कि कैसे जंगल में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और कैसे उसको वो लोग कंजर्व करते हैं, है ना। तो वो उनके वो जो वैरायटी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लिंक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो उससे हमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इजी होता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बहुत कंजर्वेशन भी हो गया, देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गया। और एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनल, ट्राइबल एंड रूरल मोड्स। तो ये इसमें क्या होता है वैसे, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग, हाँ। तो ये इसका भी कंजर्वेशन किया जाता है कि जो पहले आपका ट्राइबल मोड ऑफ रूरल लिविंग होता है, जनरली ट्राइबल्स लोग आपका जंगल्स में रहते हैं, है ना। आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो लोग जंगल से कलेक्ट करके खाते हैं, ठीक है। लेकिन शिकार विकार भी पहले करते थे, वो सबको हमें थोड़ा बंद करना पड़ेगा, उनको समझा के। तो वो कब बंद करेंगे, जब उनको एक अल्टरनेट मोड ऑफ लाइवलीहुड दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज है फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट, तो प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनल, ट्राइबल, रूरल मोड्स ऑफ लाइफ, जिसके वजह से क्या होगा, हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट होगा। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरिया यू शुड रिमेंबर। पहले तो बोला इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड मिनिमल डिस्टर्ब कोर एरिया होना चाहिए, है ना, जिसका नेचर कंजर्वेशन का वैल्यू होगा, और एक बड़ा बायोजियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए, और सारा ट्रॉफिक लेवल वहां पे होना चाहिए इकोसिस्टम में। और जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगा, टू एंश्योर द इन्वायरमेंट कोऑपरेशन लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। नाउ ये एक थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो बायोस्फीयर जो होता है वो 3 इंटर रिलेटेड जोन होता है इसमें, ठीक है। पहला कोर जोन, देन बफर जोन, देन ट्रांजिशन जोन, है ना। नाम से पता चल रहा है कोर मतलब जो सेंटर में होगा, है ना। एक समझ लो ऐसा एक है आपका बायोस्फीयर जोन हो गया, तो जो सबसे सेंटर में होगा कोर जोन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा, तो वहां पे कोर जोन होता है। जनरल ये क्या होता है, एक नेशनल पार्क या सेंचुरी होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। So it must contain suitable habitat for numerous plant and animal species, including higher order predators, and may contain centers for endemism. Endemism मतलब जो कि वहां पे एंडेमिक मतलब वहीं पे ही रहता है, दूसरी जगह पे नहीं। तो बेसिकली जैसे सिमिलीपाल में आपका कोर रीजन में टाइगर्स रहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। सो दे आर द फ्लैगशिप स्पीशीज इन सिमिलीपाल, इवन इन सुंदरबन। तो ऐसे ही हर आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क या सेंचुरी होता है, उसका एक फ्लैगशिप स्पीशीज होता है ना। तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर टाइगर जिंदा है, क्योंकि वो जो ट्रॉफिक जो फूड चेन का हाईएस्ट फूड चेन जो से जा रहा है एक के बाद एक, तो हाईएस्ट लेवल पे कौन है, आपका जो प्रीडेटर है ना, सेकेंडरी प्रीडेटर, थर्ड टर्शियरी, उसके मतलब उसके ऊपर कोई है नहीं। तो अगर वो अच्छे से जिंदा है मतलब क्या, उसके नीचे वाले भी सब है, मतलब शेर वगैरह है, मतलब वहां पे शेर किसी को खाने के लिए तो क्या चाहिए, इधर हिरन होना चाहिए, या फिर कुछ उस टाइप के जो छेड़ी वगैरह होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोट। तो ये सब होना चाहिए। तो फिर वो लोग खाने के लिए वहां पे घास वगैरह होना चाहिए, तो एक इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। किसी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि बहुत कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाँ पहला जो टॉप लेवल पे जो है, टॉप ट्रॉपिक लेवल पे अगर वो अच्छे से रह रहा है, मतलब बाकी सब अच्छे से भी रह रहे हैं, ऐसा हम माना जाता है लॉजिकली ऑल्सो, ठीक है। नाउ तो ये हो गया कोर जोन, देन बफर जोन। कोर जोन को जो सराउंड करके रहता है ना, अर्जुन से सराउंड द कोर जोन, जिसमें क्या इसके किसके लिए क्या यूज किया जाता है इसका, बेसिकली यूजेस एंड एक्टिविटीज मैनेज इन दिस एरिया इन द वेज दैट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कोर जोन। तो कोर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि रिस्टोरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स फॉर एनहांसिंग वैल्यू एडिशन टू द रिसोर्सेज, और यहाँ पे लिमिटेड लेवल पे रिक्रिएशन भी होता है, टूरिज्म, फिशिंग, है ना, ग्रेजिंग एक्सेट्रा। तो जिससे ज्यादा जो कोर जोन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ
आपका वहाँ पे थोड़ा उसको लिए हेल्प हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस के लिए या उसका प्रोटेक्शन के लिए, रिस्टोरेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो लिमिटेड रिक्रिएशन भी वहाँ पे फैसिलिटी रहता है, टूरिज्म वगैरह, जो कि परमिशन लेके ही जा सकते हैं आप। ओके, नाउ यहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज, अगर पूछेगा रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटी कहाँ पे होता है, तो बफर जोन में होता है, ठीक है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोर जोन का अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है। ट्रांजिशन जोन जो सबसे बाहर वाला रहता है, आउटर मोस्ट पार्ट, तो कोर जोन, उसके बाहर आपका सराउंडिंग हो गया बफर जोन, उसके बाद ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे आपका सेटलमेंट्स रहता है ना, जनरली लिमिटेशन नहीं रहता है, वो ऐसे कंटिन्यू रहता रहता है। और यहाँ पे सेटलमेंट्स मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप लैंड्स, वहाँ पे खेती वेती करते हैं लोग। और मैनेज फॉरेस्ट भी होता है, मतलब जो मतलब खुद बना के जो एक प्लानिंग करके बनाते हैं ना फॉरेस्ट, वहाँ पे फॉरेस्टेशन किया जाता है। और यहाँ पे रिक्रिएशन भी होता है, इंटेंसिव रिक्रिएशन और अदर इकोनॉमिक यूजेस, है ना, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे जो कोर जोन बफर जोन को मेंटेन करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, तो तीन चीज याद रखिए, कोर जोन, बफर जोन, तो बीच में कोर जोन, उसके बाहर बफर जोन, उसके बाद ट्रांजिशन जोन। ओके, नाउ तो अब तक इंडिया में क्या हुआ है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि लाइक टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को के लिए। और उसमें से अभी 12 यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो अभी जो अब हम जो बोल रहे हैं, क्या नाम है, महेंद्रगिरी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जिसको प्रपोज किया है, तो पहले उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ऐसे फॉरेस्ट तो आपका कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, 1942 जो सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो इमरजेंसी का टाइम में हुआ था, उसमें आपका फॉरेस्ट भी मूव किया था आपका कहाँ पे, कंकरेंट लिस्ट पे, राइट। स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 5 आइटम मूव किया था, उसमें एक फॉरेस्ट भी था। तो वो जो है एजुकेशन भी था उसमें, राइट। तो इसलिए आपका बहुत सेंटर एंड स्टेट का है यहाँ पे, दोनों ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, मतलब प्रपोज कर सकते हैं। तो पहले यूनियन गवर्नमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जब प्रपोज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 18 से 19 हो जाएगा, अभी तो करेंटली 18 है ना। तो उसमें से 12 जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर चुका है ना। अभी लेटेस्ट वाला जो है पन्ना है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज इन मध्य प्रदेश, 2020 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ना। तो ये अभी यूनेस्को के जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इट्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें स्थान इसको मिला है 2020 में ही। उससे पहले कांचनजंगा को मिला था 2018 में, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे तो 12 है, मैं क्यों 3 को हाईलाइट किया हूँ येलो में, तो ये जो 3 है ना, ये आपके जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी है। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी इनिशियली कंफ्यूज हो रहा था कि यूनेस्को का एक तो मैप प्रोग्राम है जिसमें बस बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, है ना, इसमें ओनली बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। लेकिन और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रोग्राम है, जिसमें नेचुरल साइट्स भी रह सकते हैं, कल्चरल साइट्स भी हो सकते हैं, और मिक्स साइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक्चुअली इंडिया में 38 ऐसा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जिसमें से 7 है नेचुरल साइट्स, है ना, और एक है मिक्स्ड साइट, और बाकी 30 है आपके कल्चरल। तो उसमें से 7 में से 2 ये है सुंदरबन एंड नंदा देवी, और मिक्स्ड वाला जो है कांचनजंगा है। तो जो सुंदरबन, नंदा देवी और कांचनजंगा, ये बोथ यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी आते हैं, प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं, है ना। बट कांचनजंगा इज द ओनली साइट फ्रॉम इंडिया जो कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड ऑल्सो यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। कांचनजंगा कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो सिक्किम में, लेफ्ट में अगर आप देख सकते हो मैप में, इसको मैं पेन लेके दिखा देता हूँ। तो 18 पहले देख लेते हैं, नॉर्थ से साउथ एक बार 18 वाला याद कर लेते हैं, फिर उसमें से कौन सा 12 रिकॉग्नाइज को भी याद कर लेंगे। तो पहला कोल्ड डेजर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लद्दाख में है ना। तो इंडिया में एक्चुअली कोल्ड डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट यहाँ पे जैसलमेर राजस्थान में है, और इवन गुजरात में आपका सॉल्ट डेजर्ट है, सॉल्ट, है ना, रण ऑफ कच्छ दिख रहा है ना। एक्चुअली रण ऑफ कच्छ जो है ना सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। अगर पूछेगा एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और सबसे छोटा अगर पूछेगा कौन सा है, ये देख रहे हो आप, दिब्रू साइखोवा, एरिया के हिसाब से। तो दिब्रू साइखोवा आपके सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है इन इंडिया, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो पहले नॉर्थ हमने देखे कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, अभी लद्दाख में आएगा, राइट। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया है ऐसे, यहाँ पे JNK है, यहाँ पे लद्दाख में है। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे आता है, लद्दाख में। उसके नीचे अगर देखेंगे ये आ रहा है नंदा देवी, है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपका मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में MAB है, प्लस आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएं, दिब्रू सॉरी दिबांग,
अगर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर दिबांग दिख रहा है यहाँ पे, दिहांग और दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आपका दिब्रू साइखवा है ना, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है ना। लेकिन ये दोनों आपका इसमें नहीं है। कौन सा यूनेस्को के जो एम ए मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें कहाँ है? कहीं पे दिख रहा है? यहाँ पे नहीं है ना। इवन कोल्ड डेजर्ट भी नहीं था, नंदा देवी बस दिया, बट दिबांग और दिब्रू साइखवा दोनों ही आपके नहीं है इसमें। मानस कांचनजंगा है, अभी लेटेस्ट मतलब 2018 में रिकॉग्नाइज हुआ है, 2018 में कांचनजंगा। वहां पे सिक्किम में है ना। अगर नॉर्थ से साउथ को सजाए तो पहले आएगा कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद नंदा देवी आएगा, उसके बाद दिबांग, उसके बाद दिब्रू साइखवा, उसके नीचे आपको कांचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, सी नंदा देवी, दिबांग, थोड़ा दिबांग नीचे ही है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, बट कांचनजंगा जो है वो उसके बाद ही दिब्रू साइखवा के नीचे दिख रहा है, पता चल रहा है। उसके बाद मानस, असम में मानस है ना, मानस नेशनल पार्क। So that was also recognized as biosphere by the Indian government. Then नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक मेघालय में है। ओके, सो नोकरेक है recognized by the यूनेस्को मैप। और पूछेगा नॉर्थ ईस्ट में से कौन सा है recognized by the मैप? दो ही है, एक नोकरेक है जो मेघालय में है, और कांचनजंगा जो है आपका कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, बाकी ये जो यहाँ पे 1 2 3 दिबांग, दिब्रू साइखवा, मानस, ये तीन नहीं है रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को टिल नाउ। फ्यूचर में हो सकते हैं, इवन जो लद्दाख वाला कोल्ड डेजर्ट वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे। उसके बाद आपका अगर नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो पन्ना आ जा रहा है, नोकरेक के नीचे पन्ना, और जो कि मध्य प्रदेश में है, और लेटेस्ट रिकॉग्नाइज्ड 2020 में है ना। उसके बाद ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, और मैंने डिस्कस किया ये हाईएस्ट वाला है, हाईएस्ट एरिया। ठीक है, हाईएस्ट एरिया नेशनल सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, ओके। पन्ना के नीचे देखेंगे तो पचमढ़ी भी है, पचमढ़ी भी इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो हो गया है ना, पन्ना एंड पचमढ़ी। फिर आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अचनकमार अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है ना। अचनकमार अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से आपका कौन सा रिवर निकला हुआ है? नर्मदा, राइट। नर्मदा ऐसे निकल के ऐसे ऐसे फ्लो किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे गिरता है आपका गल्फ ऑफ खम्बाट में, राइट। ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खम्बाट है, राइट। और काम्बे भी बोलते हैं। तो पन्ना, पचमढ़ी, अचनकमार अमरकंटक, उसके बाद आपका ये सुंदरवन है ना। सुंदरवन आपका बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, जो वहाँ पे ये सबसे बड़ा माना जाता है। क्या है इसको क्या बोलते हैं, मराइन जो एरिया है यहाँ पे, भूल गया, वेटलैंड जो है यहाँ पे, है ना। तो वो चीज है। तो उसके नीचे सिमिलीपाल देख रहे हैं। ठीक है, तो सुंदरवन, सिमिलीपाल, ये सब रिकॉग्नाइज्ड है। अचनक और अमरकंड भी रिकॉग्नाइज्ड है यूनेस्को के द्वारा। पन्ना भी है, पचमढ़ी भी है। तो ये यहाँ पे जो जितना देख रहे हैं सारा है। इवन आपका गल्फ ऑफ कच्छ लेकिन नहीं है, सॉरी ग्रेटर रन ऑफ कच्छ जो है दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 ये वाला, ये सारा देख रहे हैं आप सेंटर में जो है, ये सारा यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका साउथ में, यहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है तो यहाँ पे गजपति में एक आ जाएगा, दूसरा वाला क्या बोलेंगे उसको, महेंद्रगिरी, है ना, जिसका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी पूछेंगे तो कहाँ पे दो बायोस्फीयर रिजर्व है अभी करेंटली, तो हम देख सकते हैं बस मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में अगर हो जाएगा तो उड़ीसा में भी दो हो जाएंगे। ठीक है, उसके नीचे अगर देखेंगे शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना। दैट वाज आल्सो नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हम यहाँ पे नहीं देख सकते। नीलगिरी वाज रिकॉग्नाइज्ड, नीलगिरी वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। 2000 में हुआ था ये चीज। ठीक है, और ओडिशा का जो सिमिलीपाल वो कब रिकॉग्नाइज हुआ था? 2009 में। ठीक है, अगर पहले पूछेगा पहला कौन सा रिकॉग्नाइज है, नीलगिरी 2000 में हुआ था, और बिकॉज यू आर फ्रॉम ओडिशा तो ओडिशा का पूछ सकता है सिमिलीपाल 2009 में। ठीक है, इन बाय द यूनेस्को। इंडिया में तो पहले ही हो गया होगा, सिमिलीपाल तो 1994 में हो गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाकी 2009 में वो हुआ बाय द यूनेस्को। ठीक है, और कांचनजंगा मैंने डिस्कस किया 2018 में हुआ है, पन्ना हुआ है 2020 में अभी रिसेंटली। तो मध्य प्रदेश दो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछेगा इंडिया में कहाँ पे है, दैट इज इन मध्य प्रदेश, राइट। फिर नीलगिरी के नीचे अगर देखेंगे आप, नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट में आता है ना, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, याद रखना इसको। और सबसे हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का क्या है आपका? डोडा बेटा, है ना। उसके नीचे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार है ना, जो कि आपका श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर में आता है, गल्फ ऑफ मन्नार।
ठीक है, ये गल्फ जैसा दिख रहा है आपको। सी गल्फ मतलब तीनों तरफ आपका स्थल है, एक तरफ जल है, गल्फ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ काम्बे गुजरात में, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ काम्बे और खंबाट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका आडम्स ब्रिज और राम सेतु है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। उसके नीचे अगस्त्य मलाई वायस रिजर्व, अगस्त्य मलाई, है ना। अगस्त्य मलाई कहाँ पे आएगा, केरला या तमिलनाडु? ये आई थिंक तमिलनाडु में आएगा अगस्त्य मलाई। फिर यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है इन अंडमान निकोबार, राइट साइड में अगर देखेंगे आप, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारा हो गया 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आप नॉर्थ से साउथ एक बार मैं बता दिया, दोबारा इसको देख लेना पिक्चर आप, ठीक है। तो ये चीज है, और ये 12 जो रिकॉग्नाइज्ड है हमने देख लिया। नॉर्थ ईस्ट में से बस एक ही है नोकरेक, और सिक्किम अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करते हैं, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, तो 2 है, नोकरेक हो गया और कांचनजंगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस हो गया 18 में से, तो 15 बचा। कोल्ड डेजर्ट माइनस हो गया लद्दाख वाला, तो कितना बचा, 18 से 3 गया तो कितना, 15 था, 14 बचा अभी। और 14 में से और 2 माइनस होगा, कौन सा होगा, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ माइनस हो गया, है ना। ग्रेटर रन ऑफ कच्छ किया तो क्या बचा, शेषाचलम माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, सॉरी ये सब तो है, सॉरी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3, मानस, दिब्रू साइखवा, दिबांग, कोल्ड डेजर्ट, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, शेषाचलम, 3 3 6, तो 18 में से 6 गया, कौन सा हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो 12 है आपका अभी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रीजन वहां पे रिकॉग्नाइज्ड है। और उसमें से मैंने बताया सुंदरवन, नंदा देवी और कांचनजंगा, ये आपका क्या है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम में आता है। और जिसमें से तो ये 3 बता दिया, तो और कितना बचा, 7 1 8 से 3 गया तो 5, और 5 बचा, और 5 क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। 2 वहां पे आसाम में आ जाते हैं, मानस, और आपका कौन सा आ जाएंगे, काजीरंगा, ये आते हैं, ठीक है। और बाकी क्या बचा, 3 2 5 हो गया, और 3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैं यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डाल दिया, सो दैट ऐसे तो नहीं रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं डिस्कस करने डाल दिया हूँ। तो इंडिया में कितने, मैं जैसे बताया कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम 1972 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एडमिशन कौन करता है इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। A World Heritage Site is a place that is listed by UNESCO for its special cultural and physical significance. The list of World Heritage Sites is maintained by the International World Heritage Program. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, कौन एडमिशन करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। यूनेस्को हेडक्वार्टर तो मैं आपको बताया था, पेरिस फ्रांस में है। 6 to encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value of humanity, है ना, आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। एक यूनेस्को को और एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी है, साइट्स तो नहीं बोलेंगे, इंटेंजिबल हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को, वो भी कभी मैं डिस्कस कर लूंगा। इंडिया में अभी 13 है शायद, राइट, वो भी डिस्कस करूंगा। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, जैसे डांस, सिंगिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। And this is embodied in an international treaty called the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1974। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हुआ था 1971 में, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हुआ 1972 में, ठीक है। एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो एक्चुअली यूनेस्को रिकॉग्नाइज करने से क्या फायदा है, आइदर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व हो या, है ना, यूनेस्को के द्वारा हो, तो ऐसी चीजें क्या फायदा होगा आपका, क्या होता है कि इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल मैप पे आ जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व हो या कल्चरल साइट्स हो, और उसमें आपका फंडिंग भी आता है एनजीओस वगैरह इसका। और जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जो मैं बताया डिस्कस किया, अभी 18 है इंडिया का, और यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया 12। तो जो अगर इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, तो इंडिया का भी एक 1986 में एक प्रोग्राम था, है ना, 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, तो उसमें से इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो फंडिंग देता है उसको मेंटेनेंस के लिए, है ना। जैसे कि बताओ, बहुत सारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है 60:40 रहता है, मतलब 60 रहता है सेंटर और 40 रहता है स्टेट फॉर द नॉर्मल स्टेट्स। बाकी जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होता है वो 90:10 वाला कोटा रहता है, मतलब 90% देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ज्यादातर ऐसा रहता है, ठीक है। ठीक है, इंडिया में हम कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट से 38, और उसमें से 30 है कल्चरल, 7 है नेचुरल, और एक है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया, कांचनजंगा, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी आता है। और 7 नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है उसमें से 2 आता है आपका उसमें भी,
जो यूनेस्को के मैन एंड वाइस प्रोग्राम कौन सा आता है, सुंदरबन से क्या नंदा देवी है ना। ऐसे नीलगिरी जो है, नीलगिरी तो उसमें आता है मैन एंड वाइस प्रोग्राम में, और इसमें वेस्टर्न घाट्स आता है बेसिकली, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट। वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट ही है आपका नीलगिरी। सो अगर उसको भी पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। और अभी लाटेस्ट लेकर पूछेगा कौन सा लाटेस्टली आर्ट है आपका अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज जयपुर, है ना। यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है जयपुर लाटेस्ट, और मिक्स्ड वाला में आपका कांचनजंगा भी ऐड हुआ है। और वहां पे अगर पूछेगा मेन एंड वाइस प्रोग्राम में, वो लाटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है, पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने एक ही स्लाइड में सारा वीडियो में सारा डाल दिया, जो सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पहले पहले मैं भी जब पढ़ रहा था कंफ्यूज हो रहा था, अरे ये क्या है यार, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, मेरिन बायोस्फीयर है, फिर इंडिया का भी एक अलग से बायोस्फीयर रिजर्व है, तो और इवन नेशनल पार्क सेंचुरी सिविल पार्क नेशनल पार्क भी है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्या है, कंफ्यूजन हो रहा था। तो बेसिकली ये अगर मैं सोच रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप अपना फीडबैक दीजिए सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूं वीडियोस में। एक्चुअली पहले पहले जो मैं वीडियो बना था उसमें साउंड क्वालिटी कम ही था एक्चुअली, दैट आल्सो आई हैव ऑब्जर्व दैट, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट, ट्राइंग टू स्पीक लाउडर इवन। एक्चुअली मैं पहले एक माइक भी यूज कर रहा था प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे मे बी इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। Okay, so please we give your valuable feedback and I will keep on making these videos. तो इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, जो मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री का कुछ वीडियोस बाकी रह गया था उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।